आज की हमारी कहानी का नाम है द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये कहानी शुरू होती है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर से और ये साल है 1942 का। और अब वर्ल्ड वॉर को 3 साल पूरे हो चुके हैं। अब हिटलर ने ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया है और अब नीदरलैंड भी उसके कब्जे में है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में रहते हैं, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन है। साथ ही साथ वो जूस है। पहले वो जर्मनी में रहते थे, पर हिटलर ने जर्मनी पर अपना कब्जा किया, इसलिए वो नीदरलैंड आ गए और अब नीदरलैंड भी हिटलर के कब्जे में है। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए वो एक मसाले की फैक्ट्री के ऊपर शेल्टर लेते हैं। दरअसल फैक्ट्री में एक हिडन दरवाज़ा होता है जो एक तरफ से बुक शेल्फ की तरह दिखता है और वो दरवाज़ा ऊपर की तरफ कमरों तक जाता है। ये एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। ऑटो फ्रैंक यहाँ अपनी बड़ी बेटी मार्गो फ्रैंक, छोटी बेटी एना फ्रैंक और पत्नी एडिथ फ्रैंक के साथ रहते हैं। एना एक बहुत ही चुलबुली लड़की होती है। वो स्कूल में हर गेम में कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उसे खेलना, बात करना, हंसना हंसाना अच्छा लगता है। पर अब सब कुछ बदल गया होता है और अब वो एक ऐसे घर में रह रही होती है जहाँ वो आवाज़ नहीं कर सकती। ऑटो फ्रैंक सबको कहते हैं यहाँ वर्कर 8:30 बजे आते हैं और 5:30 बजे तक रहते हैं। वो सबसे कहते हैं यहाँ हम हल्की आवाज़ में भी बात नहीं कर सकते। वो सबको जूते उतारने के लिए कहते हैं। वो फ्लोर पर चल भी नहीं सकते, जो जहाँ है वहीं पर बैठा रहेगा। हम में से कोई कचरा खिड़की से बाहर नहीं फेंकेगा। हम दिन में पानी यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो दिन में फ्लश तक नहीं कर सकते। हम दिन में खाना नहीं बना सकते। जो काम करने होंगे वो सुबह 8 बजने से पहले, जब तक कोई वर्कर नहीं आ जाता, और शाम 6 बजे के बाद, जब तक वहाँ का आखिरी वर्कर वहाँ से चला नहीं जाता। इसके अलावा पूरा साइलेंस होना चाहिए, वरना हिटलर की नाजी सेना उन्हें पकड़ लेगी। यहाँ एक और वैन फैमिली रह रही होती है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम पीटर वैन होता है। अब एक गाड़ी का सायरन बजता है और सब लोग घबरा जाते हैं। जो जिस जगह होता है उसी जगह पर पत्थर की मूर्त बन जाता है। ऑटो फ्रैंक एक अच्छे इंसान और बिजनेसमैन होते हैं। उनके साथ काम करने वाले 6 लोग उनकी छिपने में मदद करते हैं। अब इन सब का इस घर में पहला दिन होता है और ये सब 7 लोग होते हैं। वर्कर्स के आ जाने पर ये सब लोग दिन भर अपनी एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। ये एक दूसरे को इशारा भी नहीं कर सकते। एना को किताबें पढ़ने का शौक होता है। वो पूरे दिन किताबें पढ़ती रहती है। इन्हें नहीं पता कि उनको कब तक यहाँ रहना होगा। शायद जब तक हिटलर की हुकूमत है तब तक इन्हें ऐसा ही जीना होगा। अब दिन दिखाया जाता है 12 जून सन 1942 का। इस दिन एना का जन्मदिन होता है। वो अब 13 साल की हो चुकी है। उसके पिता उसे कई सारे उपहार देते हैं। उसमें एक डायरी भी होती है। एना डायरी देखकर खुश हो जाती है। वो अपने पिता से कहती है, मेरे पास कभी भी कोई डायरी नहीं थी। ऐसा कहकर वो अपने पिता के गले लग जाती है। 13 साल की लड़की के लिए एक अजीब तोहफा होता है, मगर उसके पिता उसे कोई भी शोर करने वाला तोहफा नहीं दे सकते। एना अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। वो कहती है, मेरे दिल में जो भी दफन है वो सब मैं इस डायरी में लिखूंगी। वो लिखती है, मुझे यहाँ बहुत अजीब लगता है। हम बाहर नहीं जा सकते, फ्रेश हवा नहीं ले सकते, खेल कूद नहीं सकते, मजाक नहीं कर सकते। वो सब लिखती है जो वो फील करती है। पीटर वैन 16 साल का होता है, मगर वो किसी से बात नहीं करता। वो दिन भर अपनी बिल्ली के साथ खेलता रहता है। वो लिखती है, अगर वो लड़की होती तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकती। एना को बात करना पसंद होता है। वो हर किसी से आर्ग्यूमेंट करती है। वो पीटर के पिता से कहती है कि वो आगे जाकर एक एक्ट्रेस, राइटर और डांसर बनना चाहती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। कभी कभी उन्हें बॉम्ब फटने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी आवाज़ सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर कई महीने बिताने के बाद जिन लोगों ने इन्हें यहाँ छिपाया होता है, वो लोग किताब के अंदर एक हिडन रेडियो लाते हैं, क्योंकि इन्हें बाहर की न्यूज़ सुननी होती है। वो सब रेडियो के चारों ओर खड़े होते हैं। जब वो रेडियो स्टार्ट करते हैं तब रेडियो पर एक गाना बजता है। इन्होंने आज कई महीनों बाद एक दूसरी आवाज़, एक गाना सुना होता है। गाना सुनकर ये सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं।
और सबके सब डांस भी करते। एक दिन जब ये रेडियो सुन रहे होते तब उन्हें बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इन्हें लगता है दरवाजे पर कोई है और वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है और वो अंदर आ जाता है। तभी सबकी सांसें रुक जाती है। वो फैक्ट्री में तलाशी लेता है और चला जाता है। दरअसल वो एक चोर होता है जो चोरी करने के इरादे से आया होता है। उस चोर को वो हिडन दरवाज़ा नहीं मिलता, इसलिए इन सब की जान बच जाती है, क्योंकि अगर वो इन सब को देख लेता तो वो नाज़ी सेना को इन्फॉर्म कर देता और वो सारे के सारे पकड़े जाते। अब इनके साथ रहने के लिए एक और जू डेंटिस्ट आ जाते हैं। अब ये सब 8 लोग हो जाते हैं। वो इन सबको बाहर की बुरी हालत के बारे में बताता है। वो बताता है बाहर हर रोज़ हज़ारों लोगों को पकड़ा जाता है, जिनका बाद में कभी पता नहीं चलता। बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तब उन्हें उनकी फैमिली नहीं मिलती। नाज़िस उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजते हैं, जहाँ कई तरह लोगों को मार दिया जाता है। हालांकि ऑटो फ्रैंक एक जाने माने बिजनेसमैन होते हैं, पर घर छोड़ने से पहले वो ये बात फैला देते हैं कि वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इसलिए उन्हें ढूंढा नहीं जाता। अब एना के सारे दोस्तों को पकड़ा जा चुका होता है और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है। जब एना सो रही होती है तब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हैना का सपना आता है। वो एना से मदद मांग रही होती है। ये सपना देखकर एना डर जाती है और अपने पिता के पास जाती है और वही अपने पिता के पास सो जाती है। अब पीटर और एना की अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है और वो दोनों अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये साल है 1944 का और अब एना 15 साल की हो गई है। अब इन सबको यहाँ 2 साल हो गए हैं। 6 जून 1944 को जब ये एक दिन रेडियो सुन रहे होते हैं तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दरअसल वो ये न्यूज़ सुनते हैं कि एलाइन देश के फौजी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वो नीदरलैंड में जर्मनी की फौजों से लड़ रहे हैं और अब बहुत ही जल्द नीदरलैंड पूरी तरह आज़ाद हो जाएगा। अब एक दिन आता है 4 जुलाई सन 1944 का। यहाँ एक काम करने वाली आदमी की पत्नी, जिसका नाम लीना होता है, उसे पता होता है कि वो सब लोग वहाँ ठहरे हैं। वो जर्मन्स को इसकी इंफॉर्मेशन देती हैं। अगले कुछ मिनटों में जर्मन्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सब को पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 5 मिनट है, अपना अपना सामान पैक कर लो। अब ये सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उन सब की 2 साल की मेहनत पानी में मिल जाती है। तभी जर्मन ऑफिसर एक लकड़ी का बक्सा देखता है और ऑटो फ्रैंक से पूछता है इसके अंदर क्या है। ऑटो फ्रैंक कहते हैं मेरी कुछ यादें। जर्मन ऑफिसर उन्हें ये बक्सा खोलने के लिए कहता है और जब वो ये बक्सा खोलते हैं तो वो देखता है ये ऑटो फ्रैंक का बक्सा होता है जो उन्हें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मिला होता है, जब वो जर्मनी की सेना में एक लेफ्टिनेंट थे। उसे देखकर जर्मन ऑफिसर उन्हें कहता है कि तुम अपना वक्त ले सकते हो, सामान पैक करने के बाद इन्फॉर्म करना। एना की डायरी जो 2 साल से लिख रही होती है, जर्मन ऑफिसर उसे उसके ही सामने ज़मीन पर बिखेर देता है। फिर उन सबको रेलवे स्टेशन लाया जाता है और वहाँ से उन्हें वेस्टरबॉर्ग कैंप में भेजा जाता है और फिर वहाँ से लोगों को अलग अलग कैंप्स में भेजा जाता है। एना के परिवार को येस्पायर के कैंप भेजा जाता है, जहाँ क्रिमिनल्स को रखा जाता है। यहाँ ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो जर्मन्स कहे वही करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बहुत काम करवाया जाता है। यहाँ पर एना की 2 बहनों से मुलाकात होती है, जेनी और लियांडल से। जिनके माता पिता नहीं होते उनको यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एना उन बच्चों को कहानी बताने के लिए जाती है। एना के यहाँ के टीचर से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन उनको बताया जाता है कि उनको दूसरी जगह भेजा जाएगा। दरअसल ये वो जगह होती है जहाँ पर सबको इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ से अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। एना की फैमिली को पोलैंड की ऑस्बिट कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है, जहाँ पर सब मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग किया जाता है। यहाँ पर फीमेल्स की सारी एक्सेसरीज को उतार कर ले लिया जाता है, यहाँ तक कि उनके चश्मों को भी। उनके बाल काटे जाते हैं, उनके कपड़े ले लिए जाते हैं और उनको कैदी की ड्रेस दी जाती है। मतलब यह सब कैदी है। एना जो एक बहुत ही चुलबुली खुशनुमा लड़की थी, अब वो पूरी तरह खामोश हो चुकी है।
यहाँ पर इनसे बहुत काम करवाया जाता है, इनसे गड्ढे खुदवाए जाते हैं और इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। जर्मन ऑफिसर कुछ लोगों को म्यूनिशन कैंप ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं और लोगों को खाना दिया जाता है। इस काम के लिए ऐना की माँ और बहन को चुना जाता है, पर ऐना को नहीं चुना जाता क्योंकि वो अभी तक सिर्फ 16 साल की है। लेकिन ऐना की माँ उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो ये मौका छोड़ देती है। पर किस्मत इनका साथ ज़्यादा समय के लिए नहीं देती। एक दिन एक औरत ऐना की माँ को बताती है कि यहाँ के सारे बच्चों को एक दूसरी जगह ले गए हैं। ये सब सुनकर ऐना की माँ पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि शायद वो जानती है कि अब वो अपनी बेटियों से फिर कभी नहीं मिल पाएगी, और वो नीचे गिर जाती है। पर जर्मन्स के दिलों में दया रहम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो उसे उठने के लिए और काम करने के लिए कहते हैं। अब ऐना और मार्गो एक कैंप में होते हैं, जहाँ पर रहने के लिए सिर्फ टेंट होते हैं। यहाँ चारों ओर कीचड़ होता है और उसी में उन्हें सोना पड़ता है। यहाँ पर रात के समय बारिश और तूफान आ जाता है, जिससे टेंट उड़ जाते हैं। लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तब ऐना और मार्गो को एक लकड़ी का घर दिखता है और वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उन्हें जेनी और लिएंटेल मिल जाती है, जो उन्हें सबसे पहले कैंप में मिली होती है। अब ये चारों रात वही गुजारते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि इंसान जमीन पर गिरे पड़े हैं। वहाँ चारों ओर चूहे घूम रहे हैं। लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है। चारों ओर गंदगी है, जिसकी वजह से वहाँ महामारी भी फैली है। ऐना जो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा चहचहाती थी, अब वो हर कदम कांपते हुए चलती है, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता और उसकी वजह से वो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पर एक दीवार होती है, जिसकी दूसरी तरफ दूसरे कैदी होते हैं, जिनको खाना दिया जाता है, पर इस तरफ के कैदियों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। जब ऐना एक दिन दीवार के पास होती है तो उसे वहाँ मिसेस मैन दिखती है। ऐना तुरंत मिसेस मैन के गले लग जाती है, क्योंकि वो 2 साल तक एक ही घर में एक साथ रहे थे। वो अब मार्गो के पास जाती है। अब मार्गो बीमार होती है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। तभी वो लेडी उन्हें बताती है कि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जर्मन्स ने उन्हें मार दिया है। तब ऐना मार्गो से कहती है, इनकी बातों पे विश्वास मत करो, हमारी माँ जिंदा है। पर कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर जानती है कि अब उनकी माँ उन्हें वापस कभी नहीं मिलेगी। जब ऐना एक दिन दीवार के पास खड़ी होती है तो वो देखती है कि दीवार की दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड हैना है। तब हैना ऐना से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो स्विट्जरलैंड गई थी। ऐना उसे बताती है, वो सिर्फ एक स्टोरी थी, हम यहीं पर छुपे हुए थे। हैना ऐना से कहती है, तुम्हारा परिवार कैसा है? और जवाब में ऐना कहती है, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरे पिताजी को मारा जा चुका है, मेरी माँ भी मर चुकी है, अब सिर्फ मार्गो जिंदा है। दरअसल ऐना को बताया होता है कि उसके पिता को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया है। अब वो पूरी तरह टूट चुकी है और वो काफ़ी भूखी भी है। हैना ऐना को खाने के लिए ब्रेड देती है, पर कोई उसका ब्रेड छीनकर भाग जाता है। हैना ऐना से कहती है, अब मैं तुम्हें कल ही ब्रेड दे सकती हूँ। उन्हें भी सिर्फ एक वक्त का ही खाना दिया जाता है। अगले दिन हैना ऐना को ब्रेड देती है। ऐना वो ब्रेड अपनी बहन मार्गो के पास ले जाती है। अब उन्हें बहुत दिनों बाद थोड़ा सा खाना मिला होता है। वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि सब लोगों के कपड़ों पर कीड़े पड़े होते हैं। अब ऐना अपने कपड़े उतारकर चादर लपेट लेती है। एक रात को ऐना मार्गो को अपनी गोद में लेटाती है, क्योंकि मार्गो की तबीयत अब पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। ऐना मार्गो को विश्वास दिलाती है कि वो वहाँ से जाएंगे, उनके अच्छे दिन वापस आएंगे। अब वो दोनों सो जाती हैं। सुबह जब ऐना जागती है तब वो पक्षियों की आवाज़ सुनने के लिए अपनी बहन मार्गो को जगाने की कोशिश करती है, पर मार्गो अपनी आंखें नहीं खोलती, क्योंकि अब मार्गो ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली है। जब लोगों को पता चलता है कि मार्गो इस दुनिया में नहीं रही, तब लोग उसके सॉक्स, बेडशीट सब उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ सब जीना चाहते हैं, पर जीने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है और मरे हुए लोगों की यहाँ कोई कीमत नहीं करता। अब ऐना के सामने उसकी बहन मार्गो का बेजान शरीर पड़ा होता है। उन सबको एक ऐसे गुनाह की सज़ा मिल रही होती है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ऐना अपनी निराश आंखों से आकाश की ओर देखती है, जैसे वो ईश्वर से सवाल पूछ रही हो,
और ईश्वर के पास भी उसका कोई जवाब ना हो। अब साल दिखाया जाता है 1945 का और अब दूसरा महायुद्ध खत्म हो चुका है। यह दिखाया जाता है ऑटो फ्रैंक, जो एना फ्रैंक के पिता है, वो अभी भी जिंदा है। दरअसल उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी गई थी और अब वो अपने परिवार को, अपनी बेटियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते। उनको बताया जाता है कि उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मार्गो की मौत के कुछ समय बाद एना भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था। वो पूरी तरह से गुमसुम हो गई थी। अब ऑटो फ्रैंक उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो 2 साल अपने परिवार के साथ छुपे हुए थे। जिस औरत ने उन्हें छिपने में मदद की थी, वो उन्हें वो डायरी देती है जो एना फ्रैंक ने 2 साल तक वहाँ लिखी थी। एना ने वो हर एक पल, हर चीज उस डायरी में लिखी थी जो वो फील करती थी और उसी डायरी के आधार पर ये पूरी कहानी बनी है। एना के पिता उस डायरी को पब्लिश करना चाहते थे क्योंकि उनकी बेटी एक राइटर बनना चाहती थी। शुरू में कई पब्लिशिंग हाउसेस ने इस डायरी को पब्लिश करने से मना किया, पर बाद में इसे छापा गया और इसकी शुरुआत हुई न्यूज़पेपर से और आज तक ये डायरी 70 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है और आज तक लगातार ट्रांसलेट हो रही है।